स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है चंदन शर्मा। मैं हूं आपका फैकल्टी फॉर हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स है एट स्टडी IQ। और आज एक सेलिब्रेटिव ओकेजन है, एक बहुत पवित्र दिन है, क्योंकि स्टडी IQ में कई सारे टॉपर्स हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने अभी हाल ही में रैंक्स हासिल किए हैं इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम 2024। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं देव, जिन्होंने यूपीएससी सीएससी 2024 में 629 रैंक हासिल किया है। देव की कहानी एक्स्ट्रा स्पेशल है। द रीजन बीइंग कि जहां हमें लगता है ना कि कई बार हमें अगर कोई सेटबैक लगता है, हमारी टेंडेंसी आजकल हो जाती है कि हम गिव अप कर देते हैं। बट देव ने इस एग्जाम में अपने 6 अटेम्प्ट्स लगाए हैं, और इन 6 अटेम्प्ट्स में फाइनल अटेम्प्ट में आकर ही हैज बीन एबल टू सिक्योर अ रैंक फॉर हिमसेल्फ। और इनकी जर्नी से, इनकी इस पूरे एक्सपीरियंस से आई एम वेरी श्योर कि आज हमारे कई सारे लर्नर्स और एस्पिरेंट्स कई सारी बातों को सीख पाएंगे। सो आई वेलकम यू देव टू आवर चैनल, Thank you, sir. and many congratulations to you and your entire family. Again, thank you. तो बताओ कैसा लग रहा है इस वक्त यार? 6 अटेम्प्ट बहुत बड़ी बात है यार, इतना लगे रहना इस एग्जाम में काफी बड़ी बात है। तो फीलिंग क्या है कि मतलब आपका स्ट्रगल चल रहा था अभी तक आप एस्पिरेंट थे, नाउ यू आर अ सिलेक्टेड कैंडिडेट, वेरी लाइकली टू बिकम अ रियली गुड ऑफिसर। तो क्या फीलिंग चल रही है, मन में क्या चल रहा है अभी? बहुत खुशी का माहौल होता है। पहला ये कि साई ऑफ रिलीफ आता है, क्योंकि लास्ट अटेम्प्ट में हुआ है ना, तो ये रहता है कि अब होगा कि नहीं होगा। तो ये था, चलो सेटिस्फेक्शन है, फाइनली हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट था होना, क्योंकि हर बार ये होता था कि मैं 3 बार इंटरव्यू दे चुका हूँ, तो फाइनल स्टेप पे आके सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो वो एक टेंशन रह जाती थी कि फाइनली हो सकता है मेरा लक खराब हो, या फिर लक फैक्टर मेरा बहुत कमजोर है कि मैं एंड तक जाके फिर 1-2 मार्क्स 3-4 मार्क्स रह जा रहा हूँ, शायद कुछ गड़बड़ होगी। लेकिन जब हो जाता है तो फाइनली एक रिलीफ मिल जाता है कि आपका मतलब जो एम था वो पूरा हो गया फाइनली। जी। तो देव, जैसा आपने बताया कि 3 इंटरव्यूज के बाद, मतलब जो जो कैंडिडेट मैंने जनरली देखा है कि इंटरव्यू तक पहुंच जाता है ना जब, उसके लिए बड़ा पेनफुल रहता है टू स्टार्ट द प्रिपरेशन फ्रॉम द स्क्रैच अगेन। नॉट एग्जैक्टली स्क्रैच, लेकिन प्रोसेस बिल्कुल प्रीलिम से शुरू होता है। कि एग्जैक्टली। इंटरव्यू तक पहुंचने वाले कैंडिडेट्स को कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता, और उनको भी वही प्रीलिम्स दोबारा देना पड़ेगा जो न्यू एस्पिरेंट्स देंगे। तो इसमें मुझे आप ये बताओ कि आपकी जर्नी कैसी रही, और इसमें एंड्योरेंस आपने किस तरह से अपने लिए ली, और इंटरव्यू तक पहुंचकर आपको मोटिवेशन कहाँ से मिलती थी टू सिट अगेन फॉर द एग्जाम? फर्स्ट ऑफ ऑल, जर्नी बहुत ही ऊपर नीचे वाली ही रही है। स्टार्टिंग में प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा था, स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट में तो ये था कि प्रीलिम्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है मेरे लिए, तो इसको कैसे निकालूं। तो लेकिन वहां पे कुछ मैंने थोड़ा सा इनपुट लिए, लोगों से भी लिए, और थोड़ा सा चीज की स्ट्रेटजी, तो फाइनली वो 3rd अटेम्प्ट में निकल गया। लेकिन फिर मेंस नहीं निकला, तो फिर ये सोचा चलो आंसर राइटिंग पे वर्क करते हैं, इस पे भी काम किया जा सकता है। फिर फाइनली इंटरव्यू तक पहुंचा। फिर इंटरव्यू तक पहुंचने के बाद हर बार इंटरव्यू में हो नहीं पा रहा था, तो अगेन मतलब मेंटल स्टेट थोड़ी सी वो वाली आ जाती है कि आप नेगेटिव फील करने ही लग जाते हो, कि आप कोई ना कोई हम्म। स्टेज पे फंस ही जाते हो। पहले प्री पे फंस रहे हो, फिर मीन्स पे फंस रहे हो, अब इंटरव्यू पे जाके फंस रहे हो, तो फाइनली हम्म। कुछ हो नहीं रहा है अच्छा। लेकिन वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो रोल प्ले होता है वो सपोर्ट सिस्टम का होता है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके आसपास के फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो उन्होंने हमेशा ये बोला कि देखो, आप इतनी अच्छी जॉब छोड़ के आए थे, आपके पास मौका था, तो आपने रिस्क लिया है। तो रिस्क लिया है तो फाइनली आप अच्छा कर भी लोगे, लेकिन लगे रहो। लास्ट अटेम्प्ट पे तो क्या होगा, बहुत सारे स्टूडेंट लास्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर करते हैं। तो पॉजिटिव वर्ड्स और लोगों का सपोर्ट ये बहुत हेल्प करता है, और इंटरनल मोटिवेशन कि आप किसी वजह की लिए ही प्रिपरेशन कर रहे हो, वो नहीं छोड़ना चाहिए। तो देव, जैसा आपने मुझे बताया भी था कि आप आईआईटी रोपड़ को बिलोंग करते हैं, और वहां से आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रखी है। उसके बाद यू इवन वेंट टू एम्स्टर्डम, आई गेस, जहां फिलिप्स यस, एम्स्टर्डम में आपने यस। वर्क कर रखा है। सो उस एक्सपीरियंस से, एक प्राइवेट और गुड जॉब से, आपने सिविल सर्विसेज के प्रति आपकी मोटिवेशन कैसे बनी? मतलब क्या, किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि नहीं, मुझे देश के लिए कुछ करना है, या सिविल सर्विसेज के प्रति मुझे कुछ कंट्रीब्यूशन अपनी करनी चाहिए? जी। तो इसमें एक तो ये कि सबकॉन्शियस माइंड में आपके रहता है, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में पेरेंट्स ने डाला हुआ था कि आप एक बार आईएएस जरूर बनना है, या फिर ट्राई करना यूपीएससी एग्जाम के लिए। तो वो था बैक ऑफ द माइंड में, बट मेरी कोई इच्छा नहीं थी किस एग्जाम के लिए। मेरा यही था कि मैं आईटी के बाद एक जॉब पकड़ लूंगा, साइंटिस्ट बन के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में था, और वहां पे मैं जब काम कर रहा था, तो मैंने सोचा एक बार सिलेबस खोल के देख लेते हैं, ऐसे ही देख लेते हैं होता क्या है इस एग्जाम में। तो मैंने जब पॉलिटी रीड करना स्टार्ट करी, थोड़ा इकोनॉमी की 1-2 चीजें पढ़ी, तो इंटरेस्ट आना चालू हो गया कि तो बहुत ब्रॉड चीजें हैं। हम जो साइंस में पढ़ते हैं बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन एक लिमिटेड एस्पेक्ट में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज जानने को मिल रही है। तो फिर वो दोनों चीजें कोइंसाइड कर गई कि आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में एक फैक्टर भी था, सिलेबस भी अच्छा लग रहा, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है एग्जैक्टली। और थोड़ा सा मुझे फिर मैंने ये देखा कि आईएएस का जॉब होती क्या है, वो काम क्या करता है बेसिकली, तो उसका वर्क हम्म। भी मुझे पसंद आया कि अच्छा, हम ग्राउंड लेवल पे कुछ काम कर रहे हैं, कुछ एक तरह से इम्पैक्ट डालेंगे सोसाइटी में। तो तीनों फैक्टर की वजह से फिर फाइनल डिसीजन लिया कि इस जॉब को छोड़ते हैं साइंटिस्ट वाली, और आके प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। और फाइनली फिर प्रिपेयर करना 2019 में स्टार्ट किया।
तो जो 6 इयर्स की ये पूरी जर्नी है, मतलब उसमें आपको ये सेटिस्फाइंग फील होता है कि हाँ, एग्जाम टफ था, मैंने साइंटिस्ट वाली जॉब को छोड़ के यहाँ पर काम करना शुरू किया, इज इट नाउ सेटिस्फाइंग, मतलब वर्थ इट, ऐसे आपको फील हो रहा है? पूरी तरह सेटिस्फाइंग लगता है, मतलब क्योंकि फाइनली जो हमने एक सपना देखा होता है, भले ही कि किसी अच्छी चीज को सोच के ही देखा हो, लेकिन जब पूरा होता है तो अच्छा तो लगता ही है। फिर जब लोगों हम्म। से मिलते हैं और वो जिस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं कि मतलब आपने एक बहुत ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम निकाला है, तो और लगता है कि हाँ, ये कुछ बड़ी चीज थी जो हमने अचीव करी है। पहले तो इतना हम्म। नहीं लगता है, जब रिजल्ट आया था उस दिन इतना फील नहीं हो रहा था, पर जैसे लोगों से इंटरेक्शन हुआ और पता पड़ा, तो एक लगता है कि हाँ, कुछ अच्छा किया है, साइंटिस्ट वाली जॉब को छोड़ने का डिसीजन फाइनली सही था। भले ही इसमें हम्म। टाइम लगा, थोड़ी मेंटल स्टेट ऊपर नीचे होती रही, सारी चीजें ऊपर नीचे होती रही, बट फाइनली एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन तो है। ग्रेट। तो इसमें हमारे एस्पिरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज देव की साइड से हमें यहाँ पर मिल रहा है कि वो जो टेस्ट होता है ना सक्सेस का, वो अलग ही टेस्ट होता है जब आपने एक चैलेंजिंग चीज को एक्सेप्ट किया, उसको अपना मिशन बनाया, उसके लिए स्ट्रैटेजी डिवाइस की, उसे एंड्योर किया एंड फाइनली अचीव किया। तो वो टेस्ट आज के सहज पके सो मीठे हों, वो वाली बात चल रही है। बिल्कुल। ग्रेट। सो देव, यहाँ पर ना अब मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अपनी प्रिपरेशन में आपने रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया, जैसे प्रिपरेशन करते टाइम पर बुक्स कौन सी आपने फॉलो की, जैसे अगर कोर सब्जेक्ट्स की हम बात करें, दैट इज पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट एंड साइंस। तो इन 6 सब्जेक्ट्स का थोड़ा सा एक ब्रीफ में अगर आप रिसोर्सेज बताएं, ताकि हमारे यंग लर्नर्स भी सीख सकें उससे। जी। तो सबसे पहले मैं थोड़ा बहुत एनसीईआरटीज़ का आइडिया ले लिया था, एक बार देखने के लिए कि फाउंडेशन क्या किस तरह से बनाना है, क्योंकि मेरा जो बैकग्राउंड है टेक्निकल था। उसके बाद तो हम्म। स्टैंडर्ड बुक सबकी ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। लक्ष्मीकांत मैंने यूज करी थी पॉलिटी के लिए, स्पेक्ट्रम मैंने यूज करी थी हिस्ट्री के लिए, इकोनॉमी के लिए मैं रमेश सिंह यूज करी थी। आई थिंक अभी थोड़े लोग पसंद नहीं करते हैं रमेश सिंह को, टेक्निकल फील होती है, बट विवेक सिंह भी अच्छी बुक है, मैंने फाइनली थोड़ा बहुत रीड करके उसको भी देखा हुआ है। बट मैंने हम्म। पर्सनली रमेश सिंह यूज करी थी। ठीक साइंस है। का क्योंकि मेरा बैकग्राउंड है, तो साइंस, जनरल साइंस के लिए मैंने कुछ यूज नहीं किया था। हाँ, करंट अफेयर्स, साइंस एंड टेक के लिए मेरे काम आ जाते थे। इन्वायरमेंट के लिए मैंने शंकर आईएएस की बुक यूज करी थी, ये 5 फाउंडेशनल टॉपिक। ज्योग्राफी के लिए आई थिंक एनसीईआरटी इज एनफ है, थोड़ा बहुत जीसी लियोंग देख लिया। ठीक है। ग्रेट। हाँ। और इसमें एनसीईआरटीज को लेकर एक सवाल रहता है कि बहुत से बच्चे ना एनसीईआरटीज को काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल समझते हैं, जो आई थिंक हैं भी। बट कई बार मैंने एस्पिरेंट्स को ना इस कश्मकश में फंसते हुए देखा कि वो 6, 8, इवन 10 महीने अपनी एनसीईआरटीज को कवर करने में लगा देते हैं। तो इसमें आपकी क्या अप्रोच रही थी, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा था, वो आप हमारे यंग लर्नर्स को बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल। तो इसमें मैं ये मानता हूँ कि एनसीईआरटी फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे अगर आपका बैकग्राउंड जो आता है टेक्निकल है या फिर ह्यूमैनिटीज से कोई परिचय ज्यादा नहीं है, तो आप एक बार उसको देख लो। आपका फाउंडेशन क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया कि हिस्ट्री में ये सारी चीजें थी, पॉलिटी में बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग ये होता है, आर्टिकल्स होते हैं, बेसिक आइडिया जो एकदम ग्राउंड लेवल पे होता है। उसके बाद आप डायरेक्टली स्टैंडर्ड बुक्स को ही रेफर करोगे। और मेरा ये मानना है, उससे आप नोट मेकिंग करो, उसको रिवाइज करो, वो ज्यादा आपको हेल्प करेगी। बार बार अगर हम उसके पीछे जाएंगे बार बार, तो दिक्कत हो सकती है, फिर उसको लंबा भी खींचेंगे तो अगेन टाइम वेस्ट ही है। अगर आप एक साल के लिए पूरा एक स्ट्रेटजी बना रहे हो, तो उसमें एनसीईआरटीज में अगर आपके 6-7 महीने बीत गए, फिर आपको फिलोसफी यानी कि जो भी आपका ऑप्शनल है वो प्रिपेयर करना है, और भी चीजें प्रिपेयर करनी, तो दिक्कत आ सकती है। इससे अच्छा ये आप प्रॉपर प्लान फॉलो करो, 2 या 3 महीने में आपका फाउंडेशन क्रिएट हो जाएगा एनसीईआरटी से। ग्रेट। और इसमें देव मुझे ये भी बताओ, जैसे स्टडी आईक्यू के साथ आप कनेक्टेड रहे, तो स्टडी आईक्यू हम लोग कहाँ कहाँ पर कौन सी स्टेजेस में आपकी मदद कर पाए फॉर योर सिलेक्शन? जी, एवरी स्टेज में किया है। मतलब मेरा ये मानना है कि प्रीलिम्स के लिए जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मुझे कुछ आइडिया नहीं था, तो मैं यूट्यूब पर सर्च करता था। आई थिंक स्टडी आईक्यू सबसे ऊपर ही आता था। उस टाइम पे भी काफी अच्छा 20 था, सब्सक्राइबर बेस भी था, तो ऊपर आता ही था। तो मैंने बहुत वीडियोस देखता था, एक्सप्लेनेटरी वीडियोस, एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस, एक सीरीज आती थी उस टाइम पे, मुझे अभी भी याद है। स्पेसिफिकली नाम याद नहीं, बट बहुत अच्छी सीरीज थी एंशिएंट हिस्ट्री की। और वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज भी फॉलो करी थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो प्रीलिम्स के लिए हेल्पफुल वहां से था, फ्री रिसोर्सेस में। मेंस के लिए आई थिंक मुझे एक मेंटरशिप प्रोग्राम मिला था, क्योंकि मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, तो उन्होंने बोला था आपको देने, तो उससे मैं थोड़ी बहुत हेल्प ली थी, उसमें टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइडेड थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो था, वो अनिल स्वरूप सर के साथ मेरा जो क्या नाम है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम था, उसमें बहुत हेल्प करी है। क्योंकि इस बार मेरा जो सिलेक्शन है उसमें एक इंटरव्यू मार्क्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, 193 मार्क्स आए हैं। तो उन्होंने बहुत सारी चीजें, टिप्स वगैरह दी थी मुझे, और आई थिंक वो पिछले 2 साल से भी देते रहते थे, तो हर बार मेरा इंटरव्यू पर कंसिस्टेंटली अच्छा रहा है। पिछली बार 179 था, तो इस बार और भी अच्छा आ गया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि फाइनल सिलेक्शन में स्टडी आईक्यू की पूरी टीम और अनिल स्वरूप सर का तो खैर बहुत बड़ा हाथ है ही। तो वो जो एक बैरियर था इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने के बाद दोबारा, मतलब वो हो नहीं पाता था, तो वो बैरियर एक तरीके से हम हाँ, उसको ब्रेक करके फाइनली पहुंच पाए। रियली ब्रेक हो ग्रेटफुल फॉर गया। दैट एंड ट्रूली हम्बल फॉर दैट। ठीक है। तो देव, हाँ। यहाँ पर अब मेरा अगला सवाल जो है ना, वो एक ऐसे कंपोनेंट से जुड़ा हुआ है जो कि अपने आप में ना नेवर एंडिंग कंपोनेंट है, एंड दैट इज करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स इज अ वेरी क्रूशियल कंपोनेंट फॉर यूपीएससी, बट एट द सेम टाइम बच्चा ना डरता बहुत है इससे।
तो क्या आपको भी डर लगता था, और हम्म। अगर लगता था तो इसको फिर आपने हैंडल कैसे किया, मैनेज कैसे किया, उसको प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। डर तो बहुत लगता था कि पहले मुझे कंपाइलेशंस वगैरह मतलब कुछ भी इन सब चीजों को पता नहीं था। मुझे इतना बताया गया था कि आपको सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, और न्यूज़पेपर में हम्म। ये कि हम पढ़ते तो जाते हैं, ओपिनियन बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है, आर्टिकल्स बहुत अच्छे लगते हैं, बट क्योंकि शॉर्ट हम्म। कंपाइलेशन या फिर कुछ हेल्पफुल चीज नहीं मिल रही तो आप उसको रिकलेक्ट रिट्रीव नहीं कर पाओगे डेटा को। और यहाँ पे हम्म। पूरा गेम रिट्रीव करने का है कि आप कितना रिकलेक्ट कर पा रहे हो। तो फिर धीरे धीरे मुझे पता पड़ा कि हम जो कंपाइलेशंस आते हैं, चाहे वो यूट्यूब पर डीएनए एनालिसिस के जरिए हो या फिर आर्टिकल आर्टिकल एनालिसिस के जरिए हो या फिर मंथली कंपाइलेशन वीकली कंपाइलेशन आते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, अगर आप उनका यूज कर रहे हो और उनको अच्छे से रिवाइज कर पाते हो तो आप बेटर इनपुट कर पाओगे, रिवीजन आपका स्ट्रांग रहेगा और आपका रिकलेक्शन स्ट्रांग हो जाएगा। तो मेरी हम्म। स्ट्रेटजी यही थी कि धीरे धीरे मैंने डेली बेसिस पे मंथली मैगजीन को इंटीग्रेट किया, थोड़ा बहुत टाइम में न्यूज़पेपर रीडिंग को भी देता रहा, बट मेन सोर्स ऑफ मैंने जो स्टडी थी करंट अफेयर्स की वो कंपाइलेशन की ओर शिफ्ट कर ली। तो वहां से फिर मेरे लिए इजी हो गया। ठीक है, और इसमें स्टडी आई क्यू किसी प्रकार से आपको हेल्प कर पाया न्यूज़पेपर एनालिसिस में या अदरवाइज? जी बिल्कुल, आपका ये एक बहुत अच्छा सेशन आता है इंडियन एक्सप्रेस का, मैंने देखा है स्टडी आईक्यू पे, उससे बहुत हेल्प मिली है। मतलब जो 5 वेव में एनालिसिस करना कि ये एक्सेप्शंस भी हमको पढ़ने चाहिए, और जो हम्म। इसमें और भी चीजें मिथ वगैरह है वो भी हमको पता होना चाहिए, तो ये सारी चीजें बहुत हेल्प करी हैं। क्योंकि आइडिया यही है कि मैं भी धीरे धीरे इंडियन एक्सप्रेस पे शिफ्ट हो गया था। द हिंदू पहले पढ़ता था but थोड़ा सा एक्सट्रीम ओपिनियंस लगते थे, तो एक बैलेंस ओपिनियन के लिए इंडियन एक्सप्रेस पढ़ना चालू किया था। तो बीच बीच में मैं सर्च कर लेता था कि इसका थोड़ा एनालिसिस देख लेते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें आपके सेशंस आते थे, उसका मैंने काफी अच्छे से यूटिलाइजेशन किया। दैट इज वंडरफुल एंड थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड्स। देव, अब मैं आपसे ना ऑप्शनल के बारे में जानना चाहूंगा, तो हमारे व्यूअर्स के लिए आप सबसे पहले बताओ कि आपने ऑप्शनल क्या चूज किया, कौन सा ऑप्शन था आपका आपके प्रिपरेशन में? जी मेरा फिलोसफी ऑप्शनल था स्टार्टिंग एंड से ही, मैं इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग से आपने फिलोसफी पे एक तरीके से जो शिफ्ट किया, तो उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस रहा था आपका? एंड डिड यू फाइंड फिलोसफी दैट विच वाज अ ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट, मतलब मैनेजेबल लगा आपको, या लगा कि नहीं यार ये इंजीनियरिंग ही ले लेते तो वही ज्यादा ठीक रहता? देखो मतलब फिलोसफी डिसाइड करने के पीछे तो ये था, एक तो शॉर्ट सिलेबस है ही इसका, 2-3 महीने में कवर किया जा सकता है। सेकंड, ये मेरा हम्म। इंटरेस्ट था इसमें नेचुरली, क्योंकि मैं थोड़ा क्यूरियस माइंड सेट का था, तो साइंस भी पढ़ता था तो क्वांटम फिजिक्स वगैरह ज्यादा पढ़ता रहता था। तो मेरा ये था, क्योंकि सब लोग बोलते थे क्वांटम फिजिक्स और अद्वैत सिद्धांत का बहुत बड़ा लिंक है, तो आप इसको भी पढ़ के देखो, थोड़ा फिलोसफी के नेचर से पता पड़ेगा। तो मैंने रीडिंग करना वहां से स्टार्ट करी थी। वेदांत में ठीक है। मेरा इंटरेस्ट आया तो ओवरऑल फिलोसफी में आया, धीरे धीरे मैंने कांत वगैरह पढ़ना स्टार्ट किया, हीगल पढ़ना स्टार्ट किया, तो ओवरऑल एक नेचुरल इंक्लिनेशन तो था ही मेरा। और सिलेबस भी हम्म। शॉर्ट लगा, तो फाइनल डिसीजन मैंने ये लिया कि हम इंटरेस्ट के साथ जाएंगे। भले ही कुछ लोगों ने बोला कि ये एक बहुत ही सब्जेक्टिव ऑप्शनल है, इसमें स्कोरिंग नहीं है उतना, मार्क्स जो है 250 260 70 में ज्यादा रहते हैं और हाई एंड मार्क्स पे थोड़े कम आते हैं। लेकिन फिर हम्म। डिसीजन ले लिया तो फिर मैंने ये किया कि अब इसी को ही रखेंगे। तो स्टार्टिंग वाला जब मेरा इंटरव्यू कॉल आया था, 255 मार्क्स थे मेरे फिलोसफी में, लेकिन फिर मैंने थोड़ी थोड़ी चीजों को वर्कआउट किया, थोड़ा कंटेंट को रीशॉर्ट किया, उसके बाद 274 आ गए। तो यहाँ पे भी स्ट्रेटजी वही है कि आप थोड़ा सा रिवीजन पे ज्यादा ध्यान दो, कंटेंट को शॉर्ट करने का ट्राई करो। तो ये चीज हम्म। थी। और लेकिन बीच में, ऑप्शन, हाँ हाँ, बताओ बताओ प्लीज बीच प्लीज। में जैसे आपने बोला ना कि ये थॉट आता है कि काश हमने इंजीनियरिंग ले लिया होता, तो क्योंकि पिछली बार फर्स्ट रैंक आई थी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल से और मेरा भी वही था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो मेरे मन में भी था कि शायद मैंने अगर ये ले लिया होता तो शायद सिलेक्शन हो जाता। लेकिन ये कि हम्म। फिर भी मैंने थोड़ा धैर्य रखा और चलो इसी को कंटिन्यू करते हैं, ये तो चीज एक थी। बार जो पकड़ लो फिर उसको आप मास्टर कर लो तो हो जाता हाँ है मतलब। हाँ हाँ, ठीक है। एग्जैक्टली। एंड इसमें बुक्स हेल्प करती हैं, या जो इसमें भी कई सारा कोचिंग मटेरियल अवेलेबल होता है ऑप्शनल का, वो ज़्यादा यूजफुल रहता है? क्योंकि एक तरफ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में भी फिलोसफी पढ़ा होगा, हाँ तीन हाँ। साल लगभग, और हम्म, दूसरी तरफ हम जैसे स्टूडेंट्स आते हैं जो इंजीनियरिंग करके आते हैं, एंड वहाँ पर हमें एक नया ऑल टुगेदर सब्जेक्ट प्रिपेयर करना है, और वो भी एक लिमिटेड टाइम में। तो उसके अंदर मतलब अपने टाइम को ऑप्टिमाइज करने के लिए व्हाट आर सम क्रूशियल स्टेप्स जो कि न्यू एस्पिरेंट्स फॉलो कर सकते हैं? जी मतलब स्टार्टिंग में मैंने बुक्स का यूज किया था, बट उसमें यही दिक्कत है जैसे आपने बताया ना कि एक तो रिवीजन करने में उतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा, टाइम वेस्ट ज्यादा हो जाएगा, टाइम ज्यादा लगेगा। उसके बाद मेरे पास एक महेश सर हैं जो केरला से पढ़ाते हैं फिलोसफी को, तो उनके बहुत शॉर्ट नोट्स मिल गए, यानी कि जो इंडियन फिलोसफी की बुक 400-500 पेजेस की, वो 96 पेजेस में कंपाइल था उनका। तो उससे मुझे बहुत हेल्प मिली, 274 जो मार्क्स आए थे, तो वहाँ पे उन शॉर्ट नोट्स ने हेल्प काफी करी थी। तो अगर आपके पास अवेलेबल, आई थिंक फ्री में भी बहुत सारे नोट्स वगैरह अवेलेबल हो जाते हैं, मतलब टॉपर्स वगैरह शेयर कर देते हैं, तो फ्री में ही मुझे मिल गए थे, थोड़ा गाइडेंस उनको अलग से ले लिया था, बट फ्री में भी अवेलेबल थे। तो अगर आपको मिल जाते हैं तो आपको यूज करना चाहिए, नहीं तो आप ज्वाइन कर लो अगर आपके पास रिसोर्सेस हैं। तो इससे तो हेल्प मिलती है, काफी हेल्प मिलती है कंपायरेशन। तो प्रिसिशन इज द की इन ऑप्शनल, ये चीज हमें नजर आ रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम शिफ्ट करते हैं मन में ये आ जाता है कि अब इसमें हमें पीएचडी लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, बट द हाँ, मोर प्रिसाइज वी आर द मोर इजी इट वुड बी फॉर अस टू राइट द आंसर्स। दैट इज गुड। ठीक है।
और देव, अब मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे 6 साल की जर्नी थी, उसमें से आपने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कंप्लीट की, उसके बाद 1 साल जॉब भी की। तो इसमें अगर अभी कोई एस्पिरेंट ऐसा है जो यूपीएससी क्लियर करना चाहता है, कॉलेज में पढ़ रहा है, तो उसको आप कोई मैसेज देना चाहोगे कि शुड ही स्टार्ट अलोंग विद द कॉलेज, या अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करे, 1 साल कुछ करके देखे दूसरी चीज, फिर यूपीएससी में आए, या फिर यूपीएससी से दूर ही रहें तो वही ठीक है? मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो आप लास्ट ईयर से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब एकदम जल्दी भी स्टार्ट नहीं करना चाहिए। जैसे अभी मैं एक इंटरेक्शन में गया था तो एक 9th क्लास का स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं अभी से स्टार्ट कर दूं, तो वो बहुत ज्यादा अर्ली हो जाएगा, आप अपने आप को बर्डन कर रहे हो। लेकिन ये हम्म। भी है कि हम बहुत ज्यादा लेट भी ना करें। अगर आपका गोल है आईएएस बनना है तो आप ज्यादा टाइम क्यों कर रहे हो डिले? जैसे मेरा तो था नहीं, स्टार्टिंग में तो डिले हो गया। अगर होता तो मैं आई थिंक 4th ईयर से स्टार्ट करना चाहूंगा दोबारा, अगर मैं टाइम में पीछे जा सकता तो ये है कि हम्म। आप 1 साल की तैयारी कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हो, फिर आप 1 साल का ड्रॉप और ले लो, 2 साल में बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। नहीं तो ये कि 1 साल के प्रिपरेशन में काम चल जाता है। तो ये सबसे बेस्ट रहेगा। इसका फायदा ये होगा कि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे और कम उम्र पे निकाल लोगे तो और भी अच्छे आपको रिजल्ट्स आगे चल के फ्यूचर के लिए अच्छे मिलेंगे। ये चीज। जी। एंड देव, इस सेशन को वाइंड अप करने से पहले वन लास्ट क्वेश्चन, कि देखो 6 अटेम्प्ट्स फाइनली बहुत अच्छा एक रैंक आ गया, लाइव सेट है आगे, बट गॉड फॉरबिड अगर कुछ मतलब आपने भी सोचा होगा कि अगर ये लास्ट अटेम्प्ट में भी नहीं होता, आपने अपना 100% दिया, बाकी हम हाँ। भगवान को छोड़ देते हैं, बट क्या कोई ऑल्टरनेट सोचा था आपने? डिड यू थिंक ऑफ प्लान बी? देव, आई लॉस्ट हेलो। यू देव। एक सेकंड, हमारा कनेक्शन थोड़ा सा वेवर हो गया। हाँ जी, प्लान हाँ बी के बारे में आप बता रहे थे देव। हाँ हाँ, प्लान बी के बारे में बता रहा था। तो मेरा ये था, स्टार्टिंग में कोई प्लान नहीं सोचा था, बट फिर मैंने सोचा कि धीरे धीरे इसमें एक्सपीरियंस हो गया, इंटरव्यू अपीयर्ड हो गया हूँ, तो मैं मेंटरशिप जैसी चीजें कर सकता हूँ, इसमें स्टूडेंट का हेल्प भी होगी और मेरा भी रिवीजन होता रहेगा। तो ये वाला जो हम्म। लास्ट अटेम्प्ट था मैंने मेंटरशिप के साथ ही किया है। तो एक इंस्टीट्यूट पे मैं एज अ मेंटर भी काम कर रहा था, वहाँ पे मेरे 100+ स्टूडेंट मेरे साथ अटैच थे, तो उनको मैं बताता भी रहता था, साथ साथ में मेरा भी रिवीजन होता रहता था। तो मेरा ये था कि क्योंकि इस फील्ड में मैंने अपने 5-6 साल दिए हैं, तो मुझे इसमें कुछ करना चाहिए। और बेसिक आइडिया ये है कि आप आईएएस बन के समाज में कुछ चेंज लाना चाहते हो तो आप ऐसे भी ला सकते हो, दूसरों को इंस्पायर करके, उनकी जर्नी में हेल्प करके। तो ये मेरा प्लान भी धीरे धीरे बन गया था। तो अल्टीमेटली वो साइंटिस्ट से मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशन हो गई बाय द एंड ऑफ योर जर्नी हाँ टू अ सी। हाँ हाँ। चलो, बढ़िया है। ठीक है देव, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी और मेरी जो ये डिस्कशन रही, इससे हमारे कई सारे एस्पिरेंट्स जो यूपीएससी को एस्पायर कर रहे हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर अ वंडरफुल लाइफ अहेड। आपके घर परिवार में भी सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक थैंक यू सो यू। मच ओके। देव। ओके, थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।